गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों को सुप्रभात। कक्षा 9वीं में हिंदी विषय के हमारे दूसरे चैप्टर की ओर हम आज बढ़ते हैं गद्य खंड से, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। जी हाँ, कक्षा 9वीं का दूसरा चैप्टर गद्य खंड से ल्हासा की ओर बहुत अच्छा चैप्टर है। एक तरह का यात्रा वृत्तांत है ये। हम इसके बारे में पढ़ें इससे पहले हम कुछ लेखक के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांक्रात्यायन जी। राहुल सांक्रात्यायन, जिनका जन्म 1893 में पंदहा, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, वहां आपका जन्म हुआ और काशी, लाहौर और आगरा में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। सन 1930 में आपने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और सन 1963 में 1963 में आपका देहांत हुआ। आप बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी आदि बहुत सारी भाषाओं के आप जानकार थे। इसीलिए आपको बहुत से लोग महापंडित भी कहा करते थे। आपने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध और इस तरह के नाना प्रकार के हिंदी साहित्य के विधाओं का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन शैली से हिंदी साहित्य को बहुत सारे प्रचुर मात्रा में आपने लेखन कार्य किया और 150 से अधिक आपने किताबें लिखी। जी हाँ, ऐसे महान रचनाकार की एक यात्रा वृत्तांत का छोटा सा अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में है। घुमक्कड़ी, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव भी होगा कि घुमक्कड़ी शास्त्र इन्होंने लिखा, क्योंकि मूलतः राहुल सांक्रात्यायन जिनका मानना था कि लगातार घूमते रहना। आपने बहुत सारा पर्यटन किया जीवन में, एक जगह टिक कर आप रहते नहीं थे। लगातार लंबी लंबी यात्राएं करना और उन यात्राओं से प्राप्त अनुभवों को लेखन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना, ये उनका स्वभाव भी रहा है और शौक भी रहा है। जीवन पर्यंत ये घूमते रहे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि घुमक्कड़पन ही वास्तव में जीवन का वास्तविक आनंद है। घूमने से न केवल हमें शिक्षा प्राप्त होती है, दूसरे जगहों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञात जगहों के बारे में जानकारी होती है, शिक्षा का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का ज्ञान होता है, मनोरंजन होता है। इस प्रकार से आपका गहरा जो लगाव था वो घुमक्कड़ी का था। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये भी एक यात्रा वृत्तांत है उनकी पहली तिब्बत यात्रा से। तो चलिए अब हम बहुत जल्दी पाठ की ओर बढ़ते हैं। ल्हासा, आपको शीर्षक थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा। ल्हासा तिब्बत की राजधानी का नाम है। एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शहर है ल्हासा। वर्तमान तिब्बत का वो जो है राजधानी है। और सन 1929-30 में लेखक ने वहां की यात्रा की और नेपाल के रास्ते उन्होंने ये यात्रा की। तो इस यात्रा में उन्हें जो जो कष्ट सहने पड़े, क्योंकि उस समय नेपाल के रास्ते हम तिब्बत नहीं जा सकते थे, भारतीयों की मना को तिब्बत जाने की मनाही थी। इसलिए लेखक ने ये यात्रा अपना भेष बदलकर, रूप बदलकर की। तो उस यात्रा में उन्होंने क्या क्या कष्ट सहे, उन कष्टों का बड़ा रोचक विवरण कई घटनाओं का उन्होंने इस अंश में किया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में समाहित है। तो नेपाल के रास्ते एक दुर्गम और बहुत कठिन यात्रा उन्होंने की और जाते जाते उन्होंने क्या क्या झेला, न केवल उन कष्टों के बारे में बताया कि वो यात्रा कितनी कठिन थी, और साथ ही साथ उन्होंने तिब्बती समाज का बड़ा सुंदर चित्रण अपने अनुभव में किया है कि तात्कालिक तिब्बती समाज कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, तिब्बती समाज की क्या क्या विशेषताएं थी। इसको उन्होंने इस पाठ में हर घटना के साथ अपना अनुभव लिखा है। तो पहले, दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में लेखक ने अपनी तिब्बती यात्रा के वृत्तांत को लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने तिब्बत की यात्रा भेष बदलकर प्रारंभ की। जाते जाते बड़ा बियाबान, जंगल और चीनी सैनिकों की टुकड़ियों का जो छोटा छोटा अवशेष, खंडहर, इस तरह की चीजें पड़ी। बड़ा दुर्गम पहाड़ी इलाका और उनमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, घना अंधकार।
डाकुओं का जहाँ बहुत ज्यादा भय रहता था, चोरों का, लुटेरों का भय बना रहता था। और जैसे ही कोई इस तरह की घटना होने वाली इनको लगती थी तो ये उसी भाषा में हाथ उठा करके और भिखारी या भिखमंगे के तरह आवाज निकालने लगते थे। इस तरह का कई उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ। जब बहुत थक जाते थे तो उस समय का जो तिब्बती समाज था वहां बिल्कुल पर्दा प्रथा नहीं थी। बाहर के आने जाने वाले लोगों का बड़ा वो आवभगत करते थे, सेवा करते थे और इतने खुले विचारों के लोग थे कि वो कहीं भी चाय बनाकर पी लेते थे, किसी भी जगह जाकर किचन में जाकर चाय बनवा कर पी सकते थे। इस तरह का एक खुलापन। और धीरे धीरे उनकी यात्रा पूरी हुई। उनके साथ में एक बौद्ध भिक्षु और मिल गए, सुमति नाम के। उनके साथ उनकी यात्रा थोड़ी सी और आसान हो गई। इस तरह का उन्होंने वर्णन किया कि कितने वो मिलनसार थे। और जा करके वो जब बौद्ध मठ में वहां पहुंच जाते हैं, रास्ते में जो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में भी देखा कि झंडा या पताका लहराना बौद्ध धर्म की एक मुख्य विशेषता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जब बहुत खुश होते हैं तो भी 108 और ऐसी रंगीन पताकाएं फहरा देते हैं और धीरे धीरे वो पताकाएं अपने आप जो है हवाओं से धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। या जब उन्हें शोक प्रकट करना होता था, उनका कोई प्रिय जब दुनिया को छोड़कर चला जाता था, तब भी लगभग ऐसी ही कुछ 108 और कुछ पताकाएं उनके सम्मान में सफेद रंग की वो फहरा दिया करते थे। इस प्रकार से बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया। तिब्बती समाज के बारे में, उनकी मिलनसारिता, उनकी मेहमान नवाजी के बारे में, इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सुंदर एक यात्रा का वृत्तांत का एक छोटा सा अंश हमारे पाठ में दिया है। संकलित अंश में आपकी प्रथम तिब्बत यात्रा का जिक्र किया गया है और उसी का एक अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में लिया गया है, जो आपने नेपाल के रास्ते 1929 और 30 में हुई। उस समय रास्ता भारतीयों के लिए खुला नहीं था, अनुमति नहीं थी, अतः भेष बदलकर उन्होंने ये यात्रा की। आपकी यात्रा सुमति नाम के एक बौद्ध भिक्षु के साथ हो जाने से थोड़ी सुगम हो गई। उनके पहचान के लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनके यहाँ ठहरने का प्रबंध हो जाता था, भोजन का प्रबंध हो जाता था और लेखक तो अपने पढ़ने लिखने की और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने समझने की स्थिति में रहते थे। इसलिए वो जब वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर बहुत बड़े बौद्ध मठ में बैठे और वहां की किताबों को जब पढ़ने लगे तो उन्हें बड़ा आनंद आया। इस प्रकार उनकी यात्रा पूरी हुई। कुल मिलाकर राहुल सांकृत्यायन जी का ये पाठ बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत है। कुल मिला के यात्राओं को ही उन्होंने जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया है, बल्कि घुमक्कड़ लोगों के लिए तो यात्रा को ही उन्होंने जीवन का उद्देश्य माना है। मंजिल उनके लिए उद्देश्य नहीं होती, मंजिल को पा लेना उद्देश्य नहीं होती, बल्कि घूमते रहना, लगातार यात्राओं के चक्र में फंसे रहना और यात्रा करते करते ज्ञान अर्जन करना, विविध संस्कृतियों से परिचय प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। जी हाँ, एक बहुत अच्छा पाठ आज हमारे यहाँ समाप्त होता है। फिर से हम मिलेंगे अगले चैप्टर में नए ऊर्जा के साथ। नमस्कार।